जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। सभी मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है सत्यादि शर्मा परिवार में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। इंदौर में पानी बरस रहा है, मौसम जो है बड़ा खतरनाक हो रहा है, आने जाने की समस्या बन चुकी है, लेकिन थोड़े समय के लिए पानी बंद भी हुआ है। अच्छा, जो लोग यही वार्तालाप कर रहे थे कि पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ठीक है ना, दोबारा बारिश होने लगी इंदौर में, चलो बहुत बढ़िया। मौसम क्या है, इंदौर से तो तय होता नहीं है हमारा मौसम, तो भैया देखो दिल्ली में कल से ही बर्फबारी जैसी बहुत ठंडा मौसम सर्द रहा है। हमारे प्रदेश के भिंड जिले की अगर बात करें तो वहां भी वर्षा वगैरह कल भी हो चुकी थी। चलिएगा शुरुआत करते हैं। जो थंबनेल डला हुआ है भाई साहब, जो थंबनेल डला हुआ है वो भौगोलिक विभाजन का, लेकिन एक्चुअल में भौगोलिक विभाजन खत्म हो चुका है हमारा। नर्मदा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, भौगोलिक विभाजन सारा पढ़ चुके हैं। मैं आप लोगों का ले रहा हूं एक बहुत शानदार सा टेस्ट, जल्दी से। आप बहुत सामान्य टेस्ट है, लेकिन अगर आप ये भी नहीं लगा पाए, क्यों ले रहा हूं ये टेस्ट, ध्यान सुनिएगा। ये टेस्ट इसलिए क्योंकि ये जो चीज है इसे पढ़ाए हुए हो गए हैं लगभग 5 महीने। लगभग 5 महीने पहले मैंने आपको पढ़ाया था। आज आप लोगों को वो चीज आती है या नहीं आती है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन ही नहीं, बहुत सरल भी आता है, लेकिन आप लोगों को 5 महीने पहले पढ़ी चीज याद है नहीं। मैं कोई देरी नहीं करता हूं, मैं कोई ज्यादा विलंब नहीं करता हूं, शुरुआत करता हूं जल्दी से पढ़ाना, ठीक है ना। ओके, मैं अभी पढ़ाना शुरू कर देता हूं और आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए भाई, इससे बढ़िया सरल प्रश्न कुछ नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। संध्या जी नमस्कार। पानी सभी जगह गिर रहा है, ठीक है ना। त्रिवेदी टेक्निक, बाबा शेखावत, जय हो। विकास वर्मा नमस्कार भाई साहब। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल प्रश्न होगा, वाकई में बहुत सरल प्रश्न होगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस समय तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे इवनिंग में, कहां पर, इवनिंग में सबसे ज्यादा बच्चे इवनिंग में 8 से 9 टेस्ट लगा रहे हैं। 8 से 9 में आप एमपीजीके का शानदार टेस्ट लगा सकते हैं। 8 से 9 में 2500 3000 बच्चे वहां पर टेस्ट देते हैं, तो 8 से 9 आना मत भूलिएगा, ठीक है ना भाई मेरे। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? भाषाई आधार पर देश का पहला राज्य कौन सा बना? देखिएगा, प्रश्न ये नहीं कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना यही पढ़ाना, प्रश्न ये है कि अब इसको पढ़ाने के लिए आप लोगों को 2-3 चीजें समझाना होगा। ध्यान से सुनिएगा। क्या है इसका राइट आंसर? होगा आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सही उत्तर होगा 1 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं 1953 1953 में बात करते हैं, तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। यह आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य था। कौन सा भाषी राज्य था? तेलुगु भाषी राज्य था। अर्थात याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो वर्तमान में है उसने तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग रखी। हम क्या कह सकते हैं कि हुआ क्या था, जब रियासतों का एकीकरण हुआ था, अर्थात जब हम 1948 के समथिंग की बात करते हैं, तो 1948 में रियासतों का एकीकरण हो चुका था। फिर जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग बनाया जिसे कहते हैं एस के धर आयोग। कौन सा आयोग था? एस के धर कमेटी बनाई। और इससे कहा गया कि राज्य कैसे बनेंगे, मतलब कि जो भारत देश होगा, इस भारत देश में जो अलग अलग राज्य होंगे इन्हें कैसे बनाया जाए, क्या भाषा के आधार पर अलग किया जाए, या फिर इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनका सर्विस है या इनके कह सकते हैं प्रशासनिक सुविधा जो है, सेवा, इसके जरिए एस के धर आयोग बना 1948 में एस के धर आयोग बनता है और कहता है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। क्या कहता है? भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, जबकि जनता भाषा के आधार पर ही चाहती थी। इसके विफल हो जाने पर 1948 में ही, याद रखिएगा, एक समिति बनती है, इसे कहते हैं जेवीपी समिति या जेवीपी समिति। क्या है याद रखिएगा? जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। 3 लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं और यह समिति 1949 में अप्रैल में अपना डिसीजन देती है और यह अभी क्या कहती है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। जब 2 बार 2 साल से मूर्ख बना रहे थे और भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना, तो ये जो आपका दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश वालों ने अनशन कर दिया, हंगामा कर दिया, आग लगाने लग गए। याद रखिएगा, इनका एक नेता था जिसका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामल्लू। या पोट्टी श्री रामल्लू ने 56 दिन का
56 दिन का आमरण अनशन किया और 56वें दिन ये इनकी 1952 में, दिसंबर 1952 में मृत्यु हो जाती है। और गुस्साई लोगों ने आगजनी शुरू कर दी, जिससे घबराए जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी समिति बनाई जिसे कहते हैं फजल अली आयोग। क्या कहते हैं? फजल अली आयोग बनाया। फजल अली आयोग बनाया। यह फजल अली आयोग जो था 1953 में गठित किया गया। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की और यह क्या कहता है फजल अली आयोग? यह कहता है कि याद रखिएगा 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। लेकिन उसी समय पर 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में और यह क्या कहता है कि राज्य 16 नहीं बल्कि 14 राज्य बनाए जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश 3 नहीं बल्कि 6 बनाए जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फजल अली आयोग जो 1953 में गठित हुआ था, तब सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश को शांत करने के लिए इन्होंने सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश को बना दिया तेलुगु भाषा के आधार पर। बाकी अलग से 14 राज्य जो है फजल अली आयोग जिसे कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर बने। तो प्रदेश देश का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश बना था। और इन 14 राज्यों में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। और मध्य प्रदेश किस भाषा के आधार पर अलग हुआ था? मध्य प्रदेश हिंदी भाषा के आधार पर अलग हुआ था। किस भाषा के आधार पर? हिंदी भाषा के आधार पर। ठीक है ना? ओके सर, मैंने कोचिंग छोड़ दी, आपकी क्लास अच्छी लगी इसलिए। अरे वाह निखिल पांडे, जे भी गजब हो गया भैया साहब। ठीक है ना? ओके। अमर सिंह राजपूत लेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए भाई साहब। जेवीपी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार किसे माना था? ये मैंने कुछ प्रश्न का आधार उत्तर पहले दे दिया। भाषा के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, इनमें से कोई नहीं। जेवीपी समिति मैंने पहले ही कहा था, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीताराम मैया। ठीक है ना? याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा? भाषा के आधार पर राज्य बनाने को कहा, प्रशासनिक आधार पर राज्य बनाने को कहा, भौगोलिक आधार पर कि भाई साहब इतना टुकड़ा इसका, इतना टुकड़ा इसका, या इनमें से कोई भी बात नहीं कही थी। क्या उत्तर था? ABCD। मधुबाला किसे आई लव यू बोल रही हो बेटा? चलने दो, बढ़िया है। ओके, शानदार, जानदार, लाजवाब, जबरदस्त। अरे बहुत ही सरल है दादा। अभी मैंने कहा था कि इसने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की अनुशंसा नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर अनुशंसा की थी, जिसे जनता ने क्या किया था? जिसे जनता ने ठुकरा दिया था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। सबसे सरल प्रश्न था, कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका उत्तर दीजिएगा। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कितने जिले एवं संभाग थे? यह प्रश्न जरूर मेरे लिए बहुत अच्छा है। कितने संभाग थे और कितने जिले थे? सही जोड़ा चुनिएगा, इसमें जो सही होगा वही चुनकर बताइएगा। कितने जिले और कितने संभाग थे जब मध्य प्रदेश बना? तारीख सहित दे रहा हूं, 1 नवंबर 1956। कितने जिले कितने संभाग मध्य प्रदेश में थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कितने जिले कितने संभाग थे? ABCD इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरे का आंसर दो भाई साहब। तीसरे का आंसर दीजिएगा। ये गए एक भी अभी तक करेक्ट नहीं जा रहा है। अब देखना कि तुम कहते हो हम पढ़ के आए हैं, तुम कहते हो हमने पढ़ रखा है। अब देखते हैं भाई साहब कैसा पढ़ रखा है लोगों ने। अब कुछ लोग राइट आंसर देने लगे हैं। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं, वो कह रहा है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने संभाग और कितने जिले थे? कितने जिले और कितने संभाग थे? अगर 45 यहां 45 जिले थे और 8 संभाग थे। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सर 8 संभाग तो 100% थे, तो फिर 45 जिले नहीं थे। ए इसका गलत हो गया। फिर कुछ कहते हैं कि सर इसमें 43 जिले थे, इस बात का कंफर्म हूं। अगर 43 जिले थे तो 9 संभाग नहीं थे, यह गलत हो गया। कुछ कहते हैं सर 16 जिले 3 संभाग थे, तो 16 जिले और 3 संभाग नहीं थे, यह भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। डी इसका सही उत्तर होगा। ध्यान से सुनिएगा। जब मध्य प्रदेश बना था तब 43 जिले और 8 संभाग थे। 1972 में जाकर 2 नए जिले बने, जिसका नाम है भोपाल और राजनंदगांव। क्या नाम है? राजनंदगांव। भोपाल और राजनंदगांव 2 नए जिले बने। तो जिलों की संख्या 43 से बढ़कर 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो गई थी? 45। पर संभाग कितने थे? 8 ही थे।
1980 में जाकर आपका चंबल हुआ, आपका बस्तर हुआ और होशंगाबाद। चंबल, बस्तर और होशंगाबाद 3 नए संभाग बने और संभागों की संख्या 8 से बढ़कर हो गई कितनी? 11। तो 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या थी 43, संभागों की संख्या थी 8। डी इसका सही उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है यह प्रश्न। देखिएगा, इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न लेकर आऊंगा, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लगाइए क्योंकि और मिलता जुलता प्रश्न है। जिला पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? प्रश्न लाजवाब है। 1982, 1998, 1953, 1956 कब बनाया गया था जिला पुनर्गठन आयोग? जिला पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? ए बी सी डी इसका आंसर दीजिएगा। शब्द में जान है, यहां पर जिला पुनर्गठन लिखा है ना कि राज्य पुनर्गठन आयोग लिखा हुआ है। एक एक शब्द की कीमत है, ऐसे ही पोहा खाते खाते उत्तर नहीं आ जाएगा आप लोगों का, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा भाई साहब। आप एक एक शब्द की कीमत है अभिषेक भैया, ठीक है, जल्दी बताओ। नाइनटीन 1953 दे रहे हो, बहुत बढ़िया है। 1998 दे रहे हो, 1956 दे रहे हो, उत्तर आप लोग दे रहे हो। अब धराओगे तुम। मैं फिर से कह रहा हूं ना, पढ़ा लिखा ही गंवार बनता है, पढ़ा लिखा ही गड्ढे में जाता है। देखना आप, अब देखिएगा भाई साहब। ओके, देखो जिला पुनर्गठन आयोग पूछा है, जिला पुनर्गठन आयोग। जिन जिन लोगों ने इसका आंसर बी लगाया उससे सबसे पहले इनसे निपटने दो। यह जिला पुनर्गठन आयोग नहीं बल्कि यह राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग है। मतलब कि राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब यह है कि इस देश के अंदर यह राज्य आंध्र प्रदेश होगा, यह तमिलनाडु होगा, यह केरल होगा, यह कर्नाटक होगा, यह गोवा होगा, महाराष्ट्र होगा, यह उड़ीसा होगा, यह राज्य बनाने वाला जो आयोग है 1953 वो आयोग है बेटा। आपने जो लगाया राज्य पुनर्गठन आयोग, इसी को कहते हैं डॉक्टर फजल अली आयोग, डॉक्टर फजल अली आयोग, डॉक्टर फजल अली आयोग। बताओ, मैंने कहीं पूछा आप लोगों से कि फजल अली आयोग? मैंने तो पूछा जिला पुनर्गठन आयोग। तो बी वाले सबके सब गलत हो गए। 1956 की पूछता हूं तो यही राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पारित होता है और यहीं पर 7वां संविधान संशोधन होता है 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अंतिम रिपोर्ट या अंतिम फैसला 1956 को आता है। जिला का तो कोई नामो निशान नहीं, ये भी गलत हो गया। 1998 की अगर मैं बात करूं तो 1998 वो समय था जब 10 जिले और 6 जिले मिलाकर बराबर 16 नए जिले बने थे। पर इन जिलों को बनाने के लिए जो समिति बनी थी वो जिला पुनर्गठन आयोग 1982 में बना था, जो कि 90% लोगों का गलत है। 10% बच्चों ने इसका उत्तर लगाया है जिला पुनर्गठन आयोग 1982, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। समझ में आ रहा है कुछ? अब कुछ समझ में आ रहा है कि प्रश्न कहां से निकल कर आता है? प्रश्न निकल कर आया जिला पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1982, ना कि 1953, ना कि 1998। बोलो क्लियर हुआ? और लगाओ, और लगाओ प्रश्न। गलत हो गया ना? ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां लगाइएगा। कौन सा जिला किस जिले से पृथक हुआ? मिलान कीजिएगा। इससे बढ़िया सवाल कुछ नहीं हो सकता है कि आप लोगों की शानदार प्रैक्टिस हो रही। डिंडोरी, उमरिया, नीमच, अलीराजपुर, कौन सा जिला किस जिले से अलग हुआ? वो पूछ रहा नया जिला, वो पूछ रहा मुख्य जिला। मतलब इधर जो जिले हैं इन्हीं में से ये जिले अलग होकर बने हैं। सही मिलान कीजिए किसका एक दूसरे से संबंध है और एबीसीडी करके उत्तर दीजिए। बी आर दुबे, बी आर दबे जी इसके अध्यक्ष थे बेटा 1982। दबे जी इसके अध्यक्ष थे। महाकाल पाटीदार, आई हेट यू टू बेटा। ओके, अर्चना तोमर, धन्यवाद, धन्यवाद अर्चना जी। ओके, चलिए भाई साहब, क्या कह रहा है? डिंडोरी कौन से जिले से अलग हुआ? उमरिया किससे अलग हुआ था? नीमच किससे अलग हुआ था? अलीराजपुर किससे अलग हुआ था? मिलान करते हैं, देखिएगा भाई साहब। डिंडोरी जिस जिले से अलग हुआ था वो जिला है मंडला। किससे अलग हुआ था? मंडला। मैं नंबरिंग कर सकता हूं 2। भाई साहब उमरिया जिससे अलग हुआ था वो जिला है शहडोल, नंबरिंग कर सकता हूं मैं 3। नीमच किससे अलग हुआ था? नीमच मंदसौर से अलग हुआ था, नंबरिंग कर सकता हूं 4। अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था, नंबरिंग कर सकता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जिन जिन लोगों ने सी लगाया बहुत सरल है, कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं 1% की। इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। सी इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। आपको एक बात बताता हूं, बहुत अच्छी बात सुनिएगा। 2008 में शहडोल संभाग बना।
2008 में शहडोल संभाग बना। जिन लोगों ने कभी विभाजन या पुनर्गठन गठन नहीं पढ़ा है वो समझो बारीकी से, हर एक चीज में आपको आ जाएगी। टेस्ट लगाते लगाते ही सब पढ़ लोगे आप। 2008 में शहडोल संभाग बना। यह मध्य प्रदेश का 10वां और सबसे नया संभाग था। जब शहडोल संभाग बना था, शहडोल में 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4 जिले थे। कौन कौन से 4 जिले थे? एक तो आपका शहडोल खुद था, एक आपका अनूपपुर था, एक आपका उमरिया था, एक उमरिया रहा, और एक आपका रहा डिंडोरी। कौन सा रहा? डिंडोरी। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, डिंडोरी जब शहडोल बना तब डिंडोरी शहडोल का हिस्सा था, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो 2011 में इस डिंडोरी को शहडोल से अलग करके जबलपुर में मिला दिया गया। तो जबलपुर के जिलों की संख्या जबलपुर संभाग में 7 से बढ़कर हो गई 8, और शहडोल में जिलों की संख्या 4 से घटकर हो गई 3। तो वर्तमान में डिंडोरी शहडोल में नहीं जबलपुर में है। कल को प्रश्न पूछा जाए कि जब शहडोल बना था तब शहडोल सबसे छोटा संभाग नहीं था, तब सबसे छोटा संभाग चंबल था, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो शहडोल सबसे छोटा संभाग इसलिए है क्योंकि डिंडोरी हमने अलग करके दे दिया। किसे? जबलपुर को। डिंडोरी किससे अलग हुआ? मंडला से अलग हुआ। उमरिया शहडोल से अलग हुआ। नीमच मंदसौर से अलग हुआ। अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ। लेकिन याद रखिएगा, मंडला, शहडोल और मंदसौर से जितने भी जिले अलग हुए हैं ये सब 1998 में हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ अलीराजपुर जो था आपका, यह 2008 में अलग हुआ था। बोलो हाँ। अभी तो 4 सही है 5 में से, ठीक है। 8876554333। वाह सीता कुशवाहा, रट के फेंक दिया आप तो, ठीक है ना। काम तमाम है इन प्रश्नों का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 लगाइएगा। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदा संभाग कब रखा गया था? प्रश्न में जान है, बता, प्रश्न में जान है। वो क्या पूछ रहा है कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदा संभाग कब रखा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग नाम कब रखा गया? सबको पता है कि होशंगाबाद का नाम ही नर्मदापुरम है, ठीक है बेटा। निवाड़ी जिला है। अमर शाह वाजपेयी जी डिंडोरी का आने से जबलपुर एरिया बढ़ गया। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न लगाइए दादा, इसका उत्तर लगाइए आप। बेटा टाइम 10 बजे से रहता है ना। 1000 से ऊपर बच्चे, 1100 बच्चे इस टेस्ट को लगा रहे। कितने गलत होंगे कितने सही होंगे ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कब रखा गया था? 2-3 चीज समझिएगा। 16 जून 2008, ये जून की तारीख मैंने आप लोगों को ऐसे ही दी ताकि आप लोग गलत करें, ये हो नहीं सकता है। 27 अगस्त तारीख तो सही है, लेकिन 1980 हो नहीं सकता है क्योंकि ये 1980 में तो होशंगाबाद बना था। ध्यान सुनिएगा, 1980 में होशंगाबाद संभाग बना था, तब इसका नाम होशंगाबाद ही था। प्रश्न क्या पूछ रहा है? होशंगाबाद से आपने नर्मदापुरम कब से कहना शुरू किया? याद रखिएगा 14 जून 2008 को तो शहडोल बना था। कौन सा संभाग बना था? शहडोल बना था। अगर इसका प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम 27 अगस्त 2008 को रखा गया। 27 अगस्त 2008 वो तारीख थी जब होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग किया गया। वास्तविकता में कभी ना कभी होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम ही था, जिसे होशंग शाह नाम सुना होगा। अल्प खां, दिलावर खां का बेटा अल्प खां होशंग शाह, जिसकी राजधानी मांडू थी और मांडू में उसका मकबरा है जिसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। उस होशंग शाह ने होशंगाबाद की स्थापना की और नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद रखा। याद रखिएगा, ठीक है ना। नीरज कुमार होशंगाबाद से 27 अगस्त 2008 को होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया था। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, शहडोल की बात करते हैं तो 14 जून की अगर बात करें तो हमेशा याद रखिएगा 14 जून के दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर्स डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। कारण क्या है? कारण सुनिएगा, विश्व रक्तदाता दिवस इसलिए क्योंकि 14 जून 1937 वो दुनिया का पहला दिन था जब दुनिया का
पहला ब्लड बैंक खुला था? दुनिया का पहला ब्लड बैंक कब खोला गया था? तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला ब्लड बैंक 14 जून को खोला गया था। कहां पर खोला गया था? यूएसए, अमेरिका में खोला गया था। इस कारण से हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और 14 जून को ही विश्व रक्तदाता दिवस के साथ में याद रखिएगा शहडोल संभाग का स्थापना दिवस भी आता है। बोलो हाँ, सब चीजें समझ में आ गई भाई साहब? जिद्दी पटेल सी, आपके उत्तर सही है बेटा। ओके, नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न का उत्तर लगाइए धमाकेदार। मध्य प्रदेश के विभाजन देख लो भाई साहब, स्पष्ट लिखा है। आप लोगों को समस्या ना हो, वैसे परीक्षा इतना स्पष्ट नहीं देती है, वो ये हटा देगी। 1 नवंबर 2000 के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जब मध्य प्रदेश बंट रहा था? पूछा जाएगा। अजीत जोगी थे, शंकर दयाल शर्मा थे, दिग्विजय सिंह थे, बाबूलाल गौर थे। प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई साहब, प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। अभिलव द्विवेदी चच्चा नमस्कार, कावे चौहान नमस्कार। किधर जा रहा हो तुम? ठीक है ना? ओके, ठीक है महाकाल पाटीदार, पहले बोला था आई हेट यू, एक्सेप्ट किया, अब बोल रहे आई लव यू। बेटा एक्सेप्ट है, जो तुम बोलो वो सब सही है, ठीक है ना? उत्तर लगाओ। इसका राइट आंसर है राइट 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 भाई साहब, इसका सही उत्तर है दिग्विजय सिंह। क्या नाम है इनका? दिग्विजय सिंह। ध्यान से सुनिएगा दादा मेरे, ये 2002 के सबसे अंत में दिसंबर में मुख्यमंत्री बने और सॉरी कब 1992 के दिसंबर में सबसे लास्ट में बने और 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लगातार 10 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। आज की तारीख में देखा जाए तो सबसे लंबे अवधि का मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे अवधि के मुख्यमंत्री है, लेकिन लगातार 10 साल तक बने रहे पहले मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है। आपको एक बात बता दूं, दिग्विजय सिंह का जन्म इंदौर में हुआ है। दिग्विजय सिंह का जन्म स्थली बता दो तो कहां पर हुआ है? इनका जन्म इंदौर में हुआ है। साथ ही साथ में याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है। साथ ही में 2 प्रश्न और देखिएगा कि जब मध्य प्रदेश बंट रहा था तब दिग्विजय सिंह यहां के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो दिग्विजय सिंह छत्तीसगढ़ के तो मुख्यमंत्री थे नहीं। कोई ना कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ का भी मुख्यमंत्री रहना चाहिए। तो प्रश्न हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री कौन था? याद रखिएगा अजीत जोगी जी, जिनका हाल ही में 2020 में निधन हो गया है। करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा। अजीत जोगी जी यह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले सीएम थे। आपको मैं बता दूं, अजीत जोगी जी को राजनीति में लाने वाले व्यक्ति का नाम अर्जुन सिंह है, जबकि अजीत जोगी जी आईएएस अधिकारी अर्थात कलेक्टर थे और यह इंदौर के कलेक्टर रहे हैं। कहां के? इंदौर कलेक्टर रहे। अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी 2000 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग होने के बाद मुख्यमंत्री बने, या आईएएस अधिकारी थे, इंदौर के कलेक्टर पद पर रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे। बाबूलाल गौर की बात करूं तो याद रखिएगा उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री बने। बाबूलाल गौर का भी निधन हो गया है। इन्हें बुलडोजर के नाम से जाना जाता था। किन्हें? बुलडोजर के नाम से जाना जाता था। भाजपा सरकार है, परीक्षा में पूछ सकती है उनके दिवंगत आत्मा के तौर पर। दिवंगत मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना? वहीं पर दिग्गी राजा के नाम से दिग्विजय सिंह, कलेक्टर पद पर रह चुके अजीत जोगी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की अगर मैं बात करूं तो यह भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। लेकिन याद रखना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश बनने अर्थात 1956 के बाद मुख्यमंत्री नहीं बने। ये डायरेक्ट जाकर फिर भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। याद रखिएगा, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कहां जन्म हुआ इनका? भोपाल में जन्म हुआ भाई साहब। कहां जन्म हुआ? भोपाल में जन्म हुआ। मध्य प्रदेश का नया विधानसभा भवन कौन सा है? उसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। इससे पहले मिंटो हॉल था। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन 1996 में जो राष्ट्रपति कर रहा था वो शंकर दयाल शर्मा ही थे। वो मध्य प्रदेश के ही थे। मध्य प्रदेश में जहां जन्म हुआ उनका भोपाल में, वहीं पर विधानसभा का उद्घाटन कर रहे थे वो, ठीक है ना?
बुलडोजर इसलिए जिस तरह से किरण बेदी ने अपने आईपीएस पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी की गाड़ी को क्रेन से उठवा दिया था, तो लोगों ने क्रेन बेदी नाम रखा था, किरण बेदी का क्रेन बेदी। ये भी बात बात पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर बुलडोजर चलवा दिया करते थे, लोगों पर मतलब उनके घर तोड़वा दिए। बुलडोजर मतलब इनका एक फेमस हो गया था कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुत छोटा सा रहा, साल भर भी नहीं रहे, फिर बुलडोजर से बहुत ज्यादा इन्होंने घर बार तोड़वाए करे, अतिक्रमण वाले, ऐसे नहीं, इस कारण से बुलडोजर कहा जाता था। ठीक है ना। अंशुल पांडे धन्यवाद भाई। ठीक है। शंकर दयाल शर्मा, गीता आस्के बहुत बढ़िया बेटा, कोई बात नहीं गीता आस्के, लाइक करते हो करते रहो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। और अगला प्रश्न है, जिला पुनर्गठन के लिए बीआर दुबे समिति द्वारा 10 नए जिले कब गठित किए गए थे? बहुत बढ़िया। अरे सीधा सा पूछना चाह रहा हूं मैं कि ये बीआर दुबे समिति कब बनी थी, या बीआर दुबे समिति का संबंध किससे? याद रखिएगा, जिला पुनर्गठन से। जिला पुनर्गठन से बीआर दुबे ने कितने नए जिले बनाए थे? 10। प्रश्न में 3 उत्तर है, प्रश्न में 3 उत्तर है कि बीआर दुबे समिति का संबंध किससे है? जिला पुनर्गठन से। बीआर दुबे समिति ने कितने जिले बनाए थे? 10 नए जिले बनाए थे। अब आपको बताना है कि कब बनाए थे। 25 में 1982, 25 में 1998, 30 जून 1998, 24 में 1998। बहुत सरल प्रश्न है और इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना। अरे ऑफिस चलिए सर, बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखिएगा प्रश्न क्या पूछा है, बीआर दुबे समिति के द्वारा 10 नए जिले कब गठित किए गए थे। अब मैं आपको सब बताऊंगा, 10 जिलों में से मध्य प्रदेश को कितने मिले, वो जिले भी। तारीख याद रखिएगा। देखिएगा भाई साहब, 25 मई 1982 तारीख सही है, सन गलत है। कुछ लोगों ने ए इसलिए लगा दिया था क्योंकि अभी आपने लगाया था जिला पुनर्गठन आयोग कब बना था। अरे बहुत झुलाऊंगा तुमको, ऐसा थोड़ी ना आएगा। जितना मैं ऑप्शन में झुलाऊंगा इतना परीक्षा नहीं झुलाएगी। झुलाने का मतलब होता है मैं जितना डिस्टरबेंस पैदा कर दूंगा ऑप्शन देकर, इतना एग्जाम नहीं करेगी। तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि परीक्षा के ऑप्शन तो तुम्हें लड्डू लगेंगे, लड्डू। ऑप्शन ही काम बिगाड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक लड़की देखने गए 4 बिठा दी, जिसे देखने गए बाएं देख नहीं रहा, दूसरे ताड़े जा रहे हैं। ठीक काम ऑप्शन का होता है। सब कुछ अच्छा लगता है, मन विचलित हो जाता है ऑप्शन देखकर, जैसे कोई लड़की देखने गए हो। ठीक उसी तरह से ये भी गलत हो गया, 1982 देखकर विचलित हो गए। 30 जून 1998 को याद रखिएगा भाई साहब, एम.एस. सिंहदेव समिति बनी थी। कौन सी बनी थी? एम.एस. सिंहदेव समिति बनी थी, या एम.एस. सिंहदेव समिति 6 नए जिले बनाती है, और मैंने बीआर दुबे समिति पूछी है, इसलिए यह भी गलत हो जाता है। 24 मई 1998 यह तारीख तो बिल्कुल कतई गलत है। इसका राइट उत्तर होगा, आंसर होगा 25 मई 1998। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 25 मई 1998 इसका सही उत्तर होगा। 25 मई 1998 इसका सही उत्तर होगा। पीएससी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही भाई। ओके, बिल्कुल भाई साहब। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश अगर महिलाओं में पूछा जाए तो सरला अग्रवाल का नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, सरला अग्रवाल का। मिस्टर खुराना जी पूछ रहे हैं, आप ही के प्रश्न का उत्तर दिया है। ठीक है ना। देखिएगा बीआर दुबे समिति ने, ये 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा। 10 जिले बनाए थे, 10 में से 6 और 4, 10 में से 6 चले गए छत्तीसगढ़ को। 6 चले गए किसे? छत्तीसगढ़ को। हमारे पास बच गए कितने? 4। जो 4 हमें मिले वो कौन कौन से याद रखिएगा। एक था बड़वानी, एक था बड़वानी। बड़वानी हमारे हिस्से में आया। बड़वानी किससे अलग हुआ था? याद रखिएगा, खरगोन से अलग हुआ था। ठीक है ना। फिर हम कहते हैं दूसरा कौन सा आया था? डिंडोरी। डिंडोरी हमारे हिस्से में आया था। डिंडोरी हमारे हिस्से में आया, किससे अलग हुआ था? मंडला से हुआ था। ठीक है ना। 2-3 चीजें इतनी क्लियर है। ठीक है, ठीक है। लोगों ने आपके उत्तर देना शुरू कर दिए भाई साहब, लोगों ने आपके उत्तर देना शुरू कर दिए। ठीक है ना। ओके, तीसरा देखते हैं। श्योपुर अलग हुआ था, और श्योपुर अलग होकर किससे बना था? मुरैना से अलग होकर बना था।
ठीक है ना। और एक जिला था आपका चौथा कटनी, और कटनी किससे अलग होकर बना था, याद रखिएगा, कटनी जबलपुर से अलग होकर बना था। मैंने आपको फाइनली बात बता दी, इन 4 जिलों में से कभी भी क्वेश्चन आए कि भाई साहब डिंडोरी जिला कब बना, उत्तर दे देना आप साहब। ये कौन सा प्रश्न आ गया, ये दूसरा प्रश्न आ गया बेटा। डिंडोरी जिला कब बना था, तो हम कह सकते हैं डिंडोरी जिला कब बना था, डिंडोरी जिला बना था 25 में 1998 को, 25 में 1998 को डिंडोरी जिला बना था। याद रखिएगा, इसमें 10 में से 4 जिले हमारे हिस्से में आए थे। एक था बड़वानी, एक था डिंडोरी, एक था श्योपुर, एक था आपका श्योपुर मुरैना से अलग होकर बना, और याद रखिएगा एक था आपका कटनी जिला। ये 4 जिले हमें मध्य प्रदेश के हिस्से में आए थे। 4 जिले कभी भी पूछे जाए उत्तर देना 25 में 1998। समिति कौन सी थी, BR दुबे समिति, ठीक है ना। टोटल जिले बनाए थे इसने 10, 6 गए छत्तीसगढ़ को, 4 मिले हमें, और चारों के चारों आज मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, 90 प्रश्न का उत्तर लगाइएगा। संजय पाटीदार कह रहे हैं अनुभव अनुभव अनुभव, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया अनुभव, सभी चीज का अनुभव है हमें तो। राम राम मनोज कुमार, राम राम मनोज भाई। मधुबाला सर आप बहुत स्मार्ट लगते हो, आई लव यू, वाह मधुबाला, ठीक है ना। कौन से जिले वाले हो आप, कतई जहर पढ़ाते हो। किशोर लाल धन्यवाद मेरे दोस्त। रवि भास्कर जी कह रहे बसंती अब नाच होगा, नाच बेटा, इसमें बसंती नाम की लड़की पढ़ती है, ऐसा ना बोलना, ठीक है ना। ओके, देखिएगा, छत्तीसगढ़ के अलग होने पर मध्य प्रदेश में जिले एवं संभागों की संख्या, ये देख लो, अभी पहले ही बता दिया था मैंने, अब कोई समस्या नहीं है। 43, 12, 44, 45, 9, 16, 3 और 51 और 11। क्या पूछ रहा, छत्तीसगढ़ अलग होने पर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, छत्तीसगढ़ अलग होने पर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी। सरल है, सरल है, आप लोगों के लिए बहुत ही सरल है। अब दूसरी बात सुनिएगा, जिन लोगों ने आंसर दे दिया है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने पहली बार ही कह रहा हूं वीडियो लाइक कीजिए, ताकि आप लोग जितने देख रहे हैं कम से कम लाइक भी उतने तो हो। आप 1300 लोग, 12, 12.5, 1300 लोग जो देख रहे हैं, वही क्रम में आपका वीडियो चलता रहे तो बहुत दमदार मजे आ जाएंगे, ठीक है ना भाई साहब। ओके, अब वो क्या कह रहा है भाई मेरे, लाइक करो, वीडियो को लाइक करते चलो, साथ में लाइक कर दिया करो, फिर पढ़ने बैठ जाया करो, कोई टेंशन नहीं, दोबारा कोई दिक्कत नहीं। जो नए विद्यार्थी है ना, उन्हें मैं बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुबह 10 से 11, रात में 8 से 9 सबसे तगड़ा मामला चल रहा है, रात में 8 से 9 3-3 हजार बच्चे तक वहां टेस्ट लगा रहे हैं, वहां जरूर आइएगा। वहां तो इतना डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, इतनी ज्यादा चीजें मिल रही है कि MPPSC को टारगेट करने वाला बच्चा छोड़े नहीं, कांस्टेबल को टारगेट करने वाला बच्चा छोड़े नहीं। MPGK में आप निश्चिंत हो जाओ, टेंशन फ्री, एकदम टेंशन फ्री, वहां बैठो, रोज का लिखो। परीक्षा मार्च में कांस्टेबल की है, अप्रैल में PSC प्री की है, मार्च और अप्रैल तक तो है ना हम इसका दही बना देंगे, बिल्कुल घोट देंगे MPGK को, ये बात पक्की है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ओके, मैं क्या कह रहा हूं, जिले में संभागों की संख्या कितनी थी, ध्यान से सुनना, उत्तर मिलेगा। जब मध्य प्रदेश बना ना 1956 में, तब 1956 में थे 43 जिले और संभाग थे 8। कितने थे, संभाग 8। 1972 में 2 जिले बने नए और जिले हो गए टोटल 45, संभाग रह गए 8। आगे चलते हैं, 1980 में जिले थे 45, संभाग थे 8, 8 में 3 नए संभाग बने, कौन कौन से, चंबल, बस्तर, होशंगाबाद, संभाग हो गए 11। ये 1980 तक की स्थिति। 1994 की अगर मैं बात करूं, जिले थे 45, एक संभाग और बढ़ गया, रायपुर, संभाग हो गए 12। कौन सा संभाग बढ़ गया, रायपुर छत्तीसगढ़ में चला गया, संभाग 12। अगर मैं बात करूं 1998 में, कब की, 25 मई की, तो जैसे ही आपके संभाग जिले थे आपके 45, जिले थे आपके 45, समझ में आ रहा है, और 45 जिलों में 10 नए जिले बना दिए गए। कितने जिले बना दिए गए, 10, BR दुबे ने, टोटल जिले हो गए कितने, 55। 1998 में सीधे समिति ने फिर नए जिले बना दिए, 6 जिले कितने हो गए, 61। अब जिलों की संख्या 61, संभागों की संख्या है 12। ध्यान से सुनना, 98 तक ये आपके 61 जिले हैं और 12 आपके संभाग है। कब तक की बात कर रहा हूं मैं, 1998 तक की। अब हुआ क्या कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। आपका भाई कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा देते हो ना, पैसा ऐसा ले जा।
जब हमारा भाई छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ तो हमने उसे क्या किया, हमने उसे 61 जिले में से और 12 संभाग में से हमने उसे 16 जिले दे दिए और 12 संभाग में से 3 संभाग दे दिए। जब हमने उसे 61 जिलों में से 61 में से 16 जिले दे दिए तो हमारे पास बचे 45 जिले और संभाग बचे 9। देखो कहां पर उत्तर 45 और 9 होगा, जहां 45 और 9 होगा बी ही इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। पूरी रामगाथा बढ़ा दी, याद रखिएगा। ऐसा मैं नहीं करता कि मैंने कह दिया 45 और 9 तो ये तो रट्टुत होता है। 45 और 9 तो हर किताब में लिखा है, रटन विद्या है। कैसे 45, याद रखिएगा, क्योंकि 45 और 9 और यहां पर लिख दूं 43 और 8, अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है, गलती क्या होती है। ये उस समय पर थे जब मध्य प्रदेश बना था और ये उस समय पर थे जब मध्य प्रदेश बटा था। बोलो हां, समझ में आया? ओके चलो, बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? राजस्थान की कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है? मंदसौर, रायसेन, भोपाल, विदिशा। सुनते ही उत्तर अगर आ जाए तो फिर क्या बात थी। मधुबाला हमसे करती है, बहुत बढ़िया भाई साहब। सत्येंद्र गोस्वामी जी कह रहे हैं मैथ कब पढ़ाओगे? भाई साहब मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूं मेरे दोस्त। सान मंडलोई 1994 बताया बेटा मैंने, 1994। मां मेकल सुता एकेडमी का आंसर आ रहा है, विदिशा, और बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है विदिशा, विदिशा। बहुत बढ़िया भाई साहब। पीएससी के लिए स्ट्रेटजी यही है कि मध्य प्रदेश को जहां से मिले, जितना मिले उसको पढ़ के घोट के फेंक दो, ऐसे टेस्ट लगा लगाने। अब देखो भाई साहब, मैं आपको यहां बताऊंगा कि इसका आंसर भाई साहब विदिशा है। इसका राइट आंसर क्या है? विदिशा है। तो आपको मैं दो चीज बोलूंगा, इसका राइट आंसर विदिशा है। हम ये कहेंगे जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो रहा था, मध्य प्रदेश के विभाजन के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के विभाजन की अगर बात करें तो हमने क्या किया, राजस्थान का जो कोटा तहसील है, राजस्थान के जो कोटा है उस कोटा जिले की सिरोंज तहसील जो थी उसकी बात करते हैं। यह राजस्थान है आपका, यह राजस्थान है। हमने क्या किया, यहां पर मंदसौर लगता है, मंदसौर की एक तहसील है भानपुरा। कौन सी तहसील है? भानपुरा। यह मंदसौर जिले की भानपुरा का एक गांव था जिसका नाम है सुनेल टप्पा। क्या नाम था? सुनेल टप्पा। यहां हमारा चला गया राजस्थान को, वही राजस्थान की कोटा की सिरोंज तहसील आ गई हमारे जिला विदिशा को। किसे आ गई? विदिशा को। याद रखिएगा, विदिशा को सिरोंज मिलना। आप सोच रहे होंगे सर ये मध्य प्रदेश से कैसे अंदर आया होगा? तो ये उपहार स्वरूप एक जगह दी गई थी जिसकी जागीर पहले राजस्थान में थी। ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि सर ये तो बाउंड्री पे था तो हमने माना कि यहां से थोड़ा काट के राजस्थान बना दिया, पर विदिशा तो किसी दूसरे राज्य को छूता भी नहीं, विदिशा में सिरोंज कैसे भराया? भाई साहब, जमीन जो होती है वो स्थायी संपत्ति होती है। जमीन जो होती है स्थायी संपत्ति होती है, अचल संपत्ति होती है, इसे लाया नहीं जा सकता। अगर मान के चलो आपके पास 10 एकड़ जमीन है, कहां पर? राजस्थान में। अगर आपको मध्य प्रदेश में 10 एकड़ जमीन लेना है तो आपने जब इस जमीन को बेच दिया तो ये आपकी रही क्या? यही जमीन आपकी कहां पर हो गई? 10 एकड़ यहां पर हो गई। मतलब नाम किसका हो गया? आपका हो गया। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि सिरोंज उपहार स्वरूप मध्य प्रदेश को दिया गया तो सिरोंज यहां से हट गया, कोई सिरोंज मध्य प्रदेश राजस्थान में नहीं बचा। सिरोंज एक जगह कहां पर? यहां पर दे दी गई जो जगह के नाम से थी। ठीक है ना? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ओके, भोपाल में कोई सी तहसील उस समय की बात भोपाल की नहीं है। भोपाल में तो आज की तारीख में आप खुद भोपाल को देख लो, बैरागढ़ को देख लो। ठीक है ना? सर जी आशीर्वाद दे दो, एग्जाम में मेरा संजय हिरवार। कौन सी एग्जाम है भाई साहब? जो भी परीक्षा हो अच्छे से देकर आइएगा। सुभाषीष आपको आशीर्वाद है भाई साहब। वीडियो रुक रहा है, वीडियो नहीं रुक रहा है, ऐसा कुछ हो रहा होगा मेरे दोस्त। ठीक है ना? स्लाइड चेंज करिए। सर आपकी सगाई तो मैं करा दूंगा, आप नौकरी लगवा दो। बहुत बढ़िया दादा, एक से एक बैठे हैं यहां पर। ओके, प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले से गुजरती है? मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले से गुजरती है? रीवा, शहडोल, सीधी या सिंगरौली? किस एकमात्र जिले से गुजरती है? जल्दी से बताइएगा भाई साहब। 2 प्रश्न और करवाऊंगा, 2 प्रश्न और करवाऊंगा भाई साहब, 2 प्रश्न और करवाऊंगा। ठीक है ना? ओके,
बेटा राधिका पाटीदार, अच्छा आप राधिका पाटीदार भी आ गए। राधिका पाटीदार और मधुबाला दोनों 3-3 4-4 बार बेटा और बोल लो आई लव यू 2-4 बार। कहां बोलना है, क्या बोलना है, क्या कर रहे हो आप, कहां बोल रहे हो? पब्लिक सुन रही है आपको, पब्लिक देख रही है आपको, नोटिस कर रही है आपको, आपके नाम रटा जाएंगे बच्चों को, ऐसा ना करो आप, ठीक है ना। ओके देखिएगा, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। कुछ लोग ये सोचेंगे मानक क्या है, ये बता मेरे दोस्त, मानक समय रेखा क्या है। अरे सीधी सी बात है मेरे दोस्त, अगर ये धरती है, इस धरती को आड़े और खड़े 2 भागों में बांटा गया है। जिस तरह से बीचों बीच से जो रेखा निकलती है, जिसे आप भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री ऊपर जाते हो तो उसे आप कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री नीचे आते हो तो उसे आप मकर रेखा कहते हैं। ठीक उसी तरह से धरती पर खड़े तौर पर एक 0 डिग्री रेखा खींची गई है, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह ग्रीनविच रेखा दुनिया में लंदन से निकलती है और यहीं से दुनिया का टाइम निर्धारित होता है। इस ग्रीनविच रेखा के जितने भी पूर्व में आप जाओगे, एक एक रेखा के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। मेरा मतलब यह है, अगर लंदन से पूर्व में जाओगे तो जो आपके नक्शे पर, जमीन पर जो रेखाएं खींची गई है वो समय का निर्धारण करती है। इसी रेखाओं के बीच में अगर मैं कह सकता हूं कि यहां पर भारत देश बसा हुआ है, ये भारत देश है यहां पर, और भारत से जो रेखा निकल रही है वाली, उस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री। कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह जो समय रेखा है वो समय का निर्धारण करती है और हम कहते हैं कि हमारा भारत का समय लंदन के समय से, अर्थात ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कैसे 5.5 घंटे आगे? ध्यान से सुनना, यह 0 डिग्री रेखा है और जहां भारत से निकल रही वह रेखा 82.5 डिग्री है। कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री, 82.5। ध्यान से सुनना, जब आप यहां पर खड़े हुए हो, मान के चलो आप जिस जगह पर खड़े हुए हो, मान के चलो आप लंदन में टेम्स नदी पर खड़े हो, आप जैसे ही इस 1 डिग्री आगे जाओगे समय 4 मिनट बढ़ जाएगा, और आगे जाओगे समय 4 मिनट और बढ़ जाएगा। मतलब कि लंदन में अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो भारत में दिन के 5:30 बजेंगे। कैसे? देखिएगा, 82.5 डिग्री हम आगे हैं, 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट बढ़ता है। 82.5 का 4 में इंटू करोगे तो 330 आता है। ये 330 होते हैं मिनट। इससे घंटे में तब्दील करना है तो इसे 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे, 6 पंजे 30, दशमलव भाग ना जाए, 6 पंजे 30, 5.5 हो गए 5.5 घंटे। यही होता है दिन और रात का फर्क एक देश से दूसरे देश में। अगर हिंदुस्तान में दिन हो रहा है तो अमेरिका में रात क्यों हो रही है? क्योंकि हिंदुस्तान पूर्व में आता है और अमेरिका पश्चिम में आता है। उसी तरह से दुनिया में सबसे पहले सूरज जापान में निकलता है, लेकिन आपने अभी 3-4 दिन पहले ही पढ़ा होगा अखबार में कि दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर, अगर नया वर्ष सही से पहले कहीं पर सेलिब्रेट होता है तो याद रखिएगा वो जापान में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में होता है। कहां पर होता है? न्यूजीलैंड में। इस तरह से, क्योंकि 23.5 डिग्री अक्ष पर पृथ्वी अपनी झुकी हुई है, उसके कारण सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है। वही बात अगर मैं करूं तो ये 82.5 डिग्री का हमारा देखा जाए, आप जब टाइम सेट करते हैं मोबाइल में तो वहां पर आपका एक ही टाइम होता है दिल्ली। जो टाइम दिल्ली में होगा वही तमिलनाडु में होगा, वही जम्मू कश्मीर में होगा, वही असम और गुजरात में होगा। मतलब कि यह 23.5 डिग्री रेखा अगर देखा जाए तो इस तरह से एकदम सीधी रेखा निकलती है, या उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ही है। उत्तर प्रदेश के बाद में देखा जाए तो आप लोगों के मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। इसके बाद में यह छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर आंध्र प्रदेश में भी जाकर और ये बाहर हो जाती है। बोलो हाँ, ठीक है ना। लड़कियों सर को परेशान ना करो, वरना सर हमें कौन पढ़ाएगा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। लगाओ भाई साहब, सिंगरौली इसका राइट आंसर है। और एक चीज और, सिंगरौली और इसकी बात करता हूं, ये S फॉर सिंगरौली, A फॉर अलीराजपुर। सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है, अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है। इसके भी दिन और रात के अंतर में 34 मिनट का समय, 34, लगभग आधा घंटा। सिंगरौली में पहले सूर्योदय होता है, अलीराजपुर में बाद में होता है। सिंगरौली इसका राइट आंसर होगा, एकमात्र जिला। ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ कुछ भी हो सकता है, लड़कियों की भेष में लड़के भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 100%। ठीक है, नेक्स्ट पर जाओ, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाओ भाई साहब, अगला आ जाओ भाई साहब। देखिएगा,
प्रदेश के कौन से जिले से कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश नहीं गुजरती है? हाँ। अब मैं बताऊंगा कि प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन अब मैंने जब पूछा है उन 14 में से 3 तो है, चौथा नहीं है। कौन सा नहीं है बताओ, फिर मैं 14 के 14 बताता हूं। बोलो हो जल्दी से, रेडी हो क्या? जल्दी से बताओ। शाजापुर, रायसेन, रतलाम या जबलपुर, कौन सा जिला है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सा जिला जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइएगा जल्दी। हाँ भाई साहब बताइएगा जल्दी, आंसर दीजिए। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखो मेरी बात सुनिए मेरे दोस्त। हुआ क्या था, एक समय की बात है जब शाजापुर से आगर मालवा अलग हुआ था। वो समय था आपका 2013, 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से एक अधिकार छीन लिया गया था। वो क्या था, वो ध्यान से सुनिएगा। एक कर्क रेखा है जो कि यहां से चलती है और सीधे 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 जाती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों को स्पर्श करते हुए निकलती है। ध्यान से सुनिएगा। वो रेखा सबसे पहले याद रखिएगा, आपके मध्य प्रदेश के जिले रतलाम, ठीक है ना, फिर बात करते हैं उज्जैन, फिर बात करते हैं आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और जिला होता है आपका शहडोल। क्या कह रहा है वो? रतलाम 1, उज्जैन 2, आगरमालवा 3, राजगढ़ 4, सीहोर 5, भोपाल 6, विदिशा 7, रायसेन 8, सागर 9, दमोह 10, कटनी 11, जबलपुर 12, उमरिया 13 और शहडोल 14। इन 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। मेरे प्रिय मित्र बता दो, ये 14 के 14 नाम में से कौन सा नाम नहीं है? शाजापुर इसका नाम नहीं है। राइट आंसर होगा शाजापुर, क्योंकि 16 अगस्त 2013 को जब नया जिला बना, शहडोल से अलग होकर बनाया, शाजापुर से अलग होकर बनाया गया, आगर मालवा जिला बनते ही जो कर्क रेखा वाला हिस्सा था वो आगर मालवा में चला गया। शाजापुर से कर्क रेखा नहीं निकलती है। बाकी रतलाम जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला है जिससे कर्क रेखा निकलती है और आखिरी जिला आपका शहडोल जिला है जिससे कर्क रेखा निकलती है। प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। पर एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, प्रदेश का ऐसा कोई संभाग बता दो जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा निकलती है। संभाग जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा निकलती है, उत्तर होगा भोपाल। भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग में 5 जिले, ध्यान से देखिएगा। एक तो खुद भोपाल, दूसरा सागर, तीसरा राजगढ़, चौथा विदिशा, 5वां रायसेन। भोपाल संभाग एकमात्र संभाग है जिसके पांचों के पांचों जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। पांचों के पांचों जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। समझ में आया? जिलेवार शुरू कर देंगे। भोपाल जिला पढ़ा देते हैं शुरू में, ठीक है ना, ये कर देता है। नागदा जिला कब बनेगा? जब सरकार चाहेगी तब बनेगा, ठीक है ना। 53वां प्रस्तावित तो है। भोपाल जिला जिसके सभी जिलों से संभाग जिसके सभी जिलों कर्क रेखा नहीं। अच्छा, प्रश्न एक और है। कर्क रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, आप देखोगे आपके छत्तीसगढ़ से जाती है, उसके बाद झारखंड, आपका त्रिपुरा, मेघालय उधर जाती है। देखिएगा आपका जो झारखंड है, वो झारखंड की रांची जो है, राजधानी जो है रांची, कर्क रेखा भारत के किस एकमात्र राजधानी शहर से गुजरती है? तो वो रांची से है। अब कुछ लोग कहेंगे सर पागल मत होना, भोपाल भी तो है। पर मैं क्या कह रहा हूं, राजधानी शहर से। देखो उदाहरण के तौर पर ये भोपाल का नक्शा है, पर भोपाल का नक्शा ये वाला जो है भोपाल का नक्शा है।
पर मैं कह रहा हूं कि भोपाल खुद एक तहसील भी तो होगी, तो ये भोपाल है, लेकिन भोपाल जिले से गुजरती है तो भोपाल की एक तहसील यहां पर और होगी, बेरागढ़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेरागढ़। मेरा कहने का मतलब है कि जो कर्क रेखा निकली वो हो सकता है कि वो बेरागढ़ तहसील से निकल गई, लेकिन भोपाल शहर से तो नहीं निकली ना। जिला भोपाल है लेकिन तहसील भोपाल नहीं है। एकमात्र ऐसी तहसील या जगह जो कह सकते हैं राजधानी शहर, तो रांची झारखंड की राजधानी है। कर्क रेखा एकमात्र राजधानी शहर रांची से गुजरती है, भोपाल जिले से गुजरती है, लेकिन भोपाल तहसील में नहीं जाती है। ठीक है ना? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम भोपाल से इतनी बार निकले, कभी कर्क रेखा पांव में क्यों नहीं उलझी? वो वास्तविकता में धरती पर कुछ भी नहीं है। हमने मानचित्र में सिर्फ रेखा बनाई है, धरती पर कोई ऐसी रेखाएं नहीं है, वरना सब उलझ जाते तुम। बोलो हो, ठीक है ना? MS धोनी 8 राज्यों से गुजरती है। हाँ वही मेरे मुंह से 5 निकला था, 8 है, वैसे गिनने में जाता है। गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, मेघालय आ जाता है। ठीक है ना? याद रखिएगा। मित्र गमछा झार परम, हाँ ये आपने ट्रिक भी बता दी। ठीक है ना? ओके, रांची। लास्ट क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करता हूं लाइक करके आगे बढ़ोगे आप। ठीक है, इस प्रश्न को आप लगाने से पहले इस प्रश्न को लगाइएगा। कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय नृत्य, राजकीय नदी, राजकीय नाट्य है? किस किस काम में आता है? प्रश्न का उत्तर लगाइए जल्दी से। अंतिम प्रश्न है आज का, अगर आप लेट हो गए हो तो। ठीक है ना? सब काल्पनिक है सर, सब धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है। मनु खरे कह रहे हैं से बाबा आपके दर्शन करने के लिए क्या करें? मेरे दर्शन यूट्यूब पर हो तो रहे हैं, जय दर्शन है दादा अपने। तो मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है ना? ओके, प्लेलिस्ट बनवा दें? वेरी गुड, ठीक है भाई साहब। प्लेलिस्ट आज ही ध्यान से सुनिएगा। आज ही जो शाम वाला MP का टेस्ट चल रहा है उसका मैं आज ही प्लेलिस्ट बनवा देता हूं अलग, कोई दिक्कत ही नहीं। बाबा तुम्हारे दर्शन के लिए क्या करें? तो हमारे दर्शन के लिए सत्यादि शर्मा क्लासेस में पधारे हैं आप, मिल जाएंगे यहीं पर। दाढ़ी आड़ी बढ़ा रहा था कि बाबा लगू में। ठीक है ना? फिर ओके, चलो सी लोगों ने लगा भी दिया है। राजकीय पशु, राजकीय नृत्य, राजकीय नदी, राजकीय नाट्य बहुत सरल है, याद रखिएगा। मुझे उम्मीद थी कि आप 2 चीज में उलझोगे, एक नाट्य में और एक नृत्य में। राजकीय पशु की अगर बात करते हैं तो बारहसिंगा है, बारहसिंगा है। इसे याद रखिएगा, रुसरवस ब्रेडरी प्रजाति का है, रुसरवस डुबाउसेली। बारहसिंगा कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। इसे कान्हा का गहना कहा जाता है। साथ ही में याद रखिएगा, इसे नंबर 2 दे देते हैं। राजकीय नृत्य कौन सा है भाई साहब? यहां तो नहीं उलझो ना। राजकीय नृत्य आपका राई है और यह इसे 3 नंबर दे दिया जाता है। राजकीय नदी आपकी नर्मदा नदी है, इसे नंबर 4 दे दिया जाता है। और राजकीय नाट्य आपका माछ है, इसे नंबर 1 दे दिया जाता है। राजकीय नृत्य जो है यह बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का है। कहां का है? बुंदेलखंड का है। राजकीय नाट्य अगर माछ देखा जाए तो यह मालवा क्षेत्र का है, यह मालवा क्षेत्र का है। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जो बुंदेलखंड का राजकीय नृत्य है राई नृत्य, याद रखिएगा, इसके बीच में जो नर्तकी होती है, जो गोल घूम के नाचती है, उसे बेढ़नी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बेढ़नी कहा जाता है, उसे बेढ़नी कहा जाता है। ठीक है ना? 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बहुत सरल और बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर लगाइएगा। ओके, राजकुमार पटेल कह रहे हैं सर आपकी होंडा साइन कहां है? यहां बीच में गाड़ी का नाम कैसे आ गया? कोई चोर के ले जा रही है क्या? पकड़ लेना जहां भी दिख जाए भाई साहब। ओके, ठीक है, चलिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि प्लीज भाई साहब मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा। एक बात और, आज 8 से 9, शाम 8 से 9, शाम 8 से 9, 8 से 9 आना ना भूले। एमपी के धमाकेदार यहां तो कम है, इससे डबल से भी ज्यादा, वहां पर 2800-2900 लोग टेस्ट लगा रहे हैं। वहां आइए और एक बार अपना दमखम दिखाइए। वहां टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं है, 8 से 9 की खासियत है, वहां टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं है। वहां कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाएगा, पर उस प्रश्न को पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा। एक प्रश्न आया, एक नदी का नाम निकल जाना चाहिए, बस उत्तर। मान के चलो नर्मदा नदी निकल गई, फिर तो पूरी नर्मदा नदी उसी लेक्चर में पढ़ाई जाएगी। इसलिए टेस्ट नहीं, वो आपकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है और नोट्स भी बन जाएंगे। 8 से 9 मिलता हूं मैं आप लोगों को। तब तक 5 बार लाइक कर चुके, विषम संख्या में लाइक करना, तो लाइक ही बना रहेगा, वरना डिसलाइक हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा,
कल मैं मिलता हूं यहां पर, उम्मीद करता हूं कि कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।